संवेदन भावनाएं, संवेदनाएं भारतीय संविधान ने सांसदों को प्रदत्त की है, राजनीतिक पक्षों को प्रदत्त की है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रदत्त की है। और यह सारा का सारा संचालन करने के लिए संविधान ने अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत लोगों को अधिकार प्रदान किया है, जिसके कारण यह सारी बातें हमारे सामने देखने के लिए आती। केवल इतना नहीं, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत की सरकार ने कुछ अभिकरणों का भी निर्माण किया है। कारण देश चलाना है तो चुनाव जरूरी है, और चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग जरूरी है, और चुनाव आयोग में अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए ये अभिकरण जो होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। उसमें से एक चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, दूसरा लोक सेवा आयोग है जो नियुक्तियां प्रदान करता है IAS ऑफिसर की, वह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है लेकिन राष्ट्रपति के मातहत आती है। तीसरी बात है CAG, जिसे नियंत्रक महालेखाकार कहते हैं, CAG, वह भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे कि CAG की रिपोर्ट में अनेक अवसरों पर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली की त्रुटियों को उजागर किया जाता है, और वो उजागर इसलिए कर सकते हैं कि वो स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता और केंद्र सरकार उस ऑडिट रिपोर्ट को संसद से पास हुए बगैर आप बाहर नहीं दे सकते, इस प्रकार का अगर प्रतिबंध कर देती तो यह नहीं हो सकता था। इसलिए आर्थिक संरक्षण करने के लिए भी CAG का निर्माण एक स्वतंत्र संस्था के रूप में करने का वरदान इस संविधान के माध्यम से हमें दिया गया है। संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। विश्व के 2 राष्ट्र हैं। ये 2 राष्ट्र, एक है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका। ब्रिटेन में अगर कार्यपालिका ने कोई निर्णय ले लिया तो उस निर्णय को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कारण कार्यपालिका ये सर्वोपरि है, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा राज्य है अमेरिका। उस अमेरिका में कार्यपालिका के लिए गए निर्णयों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है ये न्यायपालिका को दिया हुआ है। हमने मध्यम मार्ग निकाला, और उस मध्यम मार्ग में अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के निर्णयों को परावर्तित करने की बात करती है तो ऐसी अवस्था में हम संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यपालिका से कुछ कानूनों का निर्माण भी कर सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि शाहबानों में कोर्ट ने फैसला अलग दिया, न्यायालय के फैसले के विपरीत केंद्र ने कानून अलग बना दिया। बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूं कि CAA के समय दंगा फैलाने वाले लोगों की फोटो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे लखनऊ में लगा दी कि इन लोगों ने दंगा फैलाया है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आप ये फोटो लगा सकते हो। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन कानून बना दिया। यानी कानून बनाने का अधिकार हमको दिया है, वो गलत है तो कोर्ट रद्द भले कर ले। कार्यपालिका को हमारे यहां हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, और न्यायपालिका को, और न्यायपालिका के किसी निर्णय में अगर उसने हमसे प्रश्न किया है तो हम कानून बना करके उसकी संतुष्टि कर सकते हैं। इसलिए एक बारीक लकीर है, जिस लकीर का पालन करते हुए कहीं भी हमारी स्वतंत्रता एक दूसरे को बाधित ना करे, और हमारे निर्णय लेने से संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन न हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बड़ा सेंसिटिव विषय है फोन टेपिंग, यह विषय भी ऐसा ही है। संविधान फोन टेपिंग की अनुमति नहीं देता, लेकिन देश चलाना है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही। तो ये सारी जो बीच की लकीर है, ये संविधान का लचीलापन है कि संविधान दोनों दिशा में काम करने की अनुमति हमें देता है, और दिशा निर्देशित करके, निर्लेखित करके देता है कि इससे बाहर नहीं जाना, ये अंतिम सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत रहकर ही तुम्हें काम करना है। यही संवेदना संविधान की दोनों को कार्य करने के लिए दी गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का आपस में समन्वय बना करके काम करने वाला संविधान है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। देश में भारत का संविधान लागू होने से पहले देश में धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुआ करते थे। जहां मुस्लिम आबादी है वहां मुस्लिम धर्म के आधार पर, और जहां हिंदू आबादी है
वहाँ हिंदू धर्म के आधार पर आरक्षण होते थे। लेकिन ये संविधान बनने के बाद संविधान ने धार्मिक आरक्षण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया और धार्मिक आरक्षण को निर्लेखित करने का काम भारत के संविधान ने किया है। इतना ही नहीं, भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक वयस्क को, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, वो अगर वयस्क है तो उसको वोटिंग देने का अधिकार दिया है। पुराने समय में 21 साल की थी। राजीव जी जब आए और कंप्यूटर चालू हो गया तो उनको लगा कि बच्चे अब जल्दी बड़े हो रहे हैं, इसलिए 18 साल की उम्र कर दी और 18 साल की उम्र में ही हमको मतदान का अधिकार दे दिया गया। कारण 18 साल में अगर हम हमारे जीवन साथी का चयन कर सकते हैं तो 5 साल के लिए तो किसी का चयन कर ही सकते हैं। इन सारी चीज़ों का बड़ा सुंदर सा सामंजस्य हमारा संविधान है और संविधान ने हमें दिए गए अधिकारों के अंतर्गत हमने वयस्क मतदाता की उम्र को 21 से 18 तक लाने का काम किया है। यह भी संविधान संशोधन के माध्यम से किया है। संविधान लचीला नहीं होता तो हम यह भी नहीं कर सकते थे। इस बात को विशेष रूप से हमको देखना चाहिए। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष व्यवस्था भारत के संविधान ने की है। भारत के इतिहास के बारे में जब देखा जाए तो अनेक बार ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग के ऊपर में बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। अब उनको वर्तमान में न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, समानता के साथ में जीवन जीने का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए इन सारे लोगों को विशेष अधिकार दे करके शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में ये सारे अधिकार प्रदान करके इनको समानता तक पहुंचाने की बात की गई है। लोगों के मन में दो विचार आते हैं कि जब सबको समता की बात है तो आरक्षण क्यों, लेकिन कुश्ती जब होती है तो 50-50 किलो के पहलवान में होती है, एक 35 किलो वाला दूसरा 50 किलो वाला नहीं होता। इसलिए स्पर्धा के इस युग में जब तक वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपके समकक्ष नहीं हो जाता, सामाजिक संतुलन नहीं बनता, तब तक उसे आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार का उल्लेख विशेष रूप से संविधान में किया गया। उसकी तिथि भी दी गई कि इस तिथि तक किया जाना चाहिए और इसके बाद अगर आवश्यकता महसूस होती है तो संसद को उस तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। यह सारी चीज़ें भारत के संविधान के अंतर्गत है। इसलिए विशेष रूप से हमारे यहाँ अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के कल्याण की विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। अल्पसंख्यक को भी परिभाषित किया है। अल्पसंख्यक कौन सा? धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, इन लोगों को हमने विशेष दर्जा दिया है। अब भाषाई अल्पसंख्यक, मैं अगर सामान्य तौर पर कहूँ तो रमन जी मेरी स्कूल है नित्यानंद कन्या विद्यालय, लोटस क्लब करके मैं उसको संचालित करता हूँ। उसमें सारे के सारे जो लोग हैं ये नॉर्थ इंडियन हैं। तो महाराष्ट्र में मुझे भाषाई अल्पसंख्यक का आरक्षण मिल गया। इतने नहीं, बनवारी लाल जी का कॉलेज है रामदेव बाबा इंजीनियरिंग, रामदेव बाबा इंजीनियरिंग में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए आरक्षण है और वो धार्मिक संस्था है रामदेव बाबा संस्था। और रामदेव बाबा संस्था होने के कारण केवल हिंदू रामदेव बाबा को मानते हैं। तो उसमें दूसरा भी आरक्षण है कि हिंदू हिंदी भाषी, यानी अगर कोई गैर हिंदू हिंदी भाषी होगा तो उसको वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी भाषा के साथ साथ हमने एक आदर्श विद्या मंदिर है, वहां सारे राजस्थानी लोग हैं तो उनको राजस्थानी भाषा होने के कारण उनको भाषाई आरक्षण मिला है। सिंधी हिंदी सोसाइटी है, उनको भाषाई आरक्षण मिला है। टाटा पारसी स्कूल है, उसको धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिला है। हमारे यहाँ क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक होने के कारण विशेष दर्जा मिला है। इसलिए हम ये विशेष जो सुविधाएं दे रहे हैं ये भाषा के आधार पर भी देते हैं, धर्म के आधार पर भी देते हैं और संस्कृति के आधार पर भी विशेष सुविधाएं देने की बात हमारे यहाँ की गई है। कश्मीर की संस्कृति अविराम टिकी रहनी चाहिए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 370 दे दिया था। यानी सांस्कृतिक स्वतंत्रता के दृष्टि से भी निर्णय लेने की बात है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है
वहां 371 का बहुत उपयोग होता है इसी कारण से कि इनकी सांस्कृतिक विरासत को टिका करके रखना चाहिए। इस दृष्टि से इन सारी चीज़ों का उल्लेख यहाँ विशेषता के साथ में किया जाता है करके। हमारे यहाँ यह जो आरक्षण दिया गया है, राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विशेष रूप से दिया गया है करके। और जो अल्पसंख्यक आरक्षण है वो हमारे यहाँ जो बाकी आरक्षण है जो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में दिया जाता है, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद देश की एकल नागरिकता। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि भारत की नागरिकता महाराष्ट्र में रहने वाले की अलग नहीं होगी, तमिलनाडु में रहने वाले की अलग नहीं होगी, सारे देश की एक ही नेशनलिटी होगी और नागरिकता यह जो विषय है केंद्र सरकार के अधीन होगा करके। अगर राज्यों को अगर हमने अलग से नागरिकता देने का अधिकार दे दिया तो जो 370 के अंतर्गत कश्मीर में स्थिति उत्पन्न हो गई थी वही स्थिति पूरे के पूरे देश में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नागरिकता का कानून बनाते समय ही देश के संविधानकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि इस देश की नागरिकता एकात्म होगी और वो अधिकार केवल और केवल संविधान सभा ने केंद्र सरकार के माध्यम से दिया है। और नागरिकता के कानून बनाते समय किन किन मसौदों को ध्यान में रख करके नागरिकता प्रदान की जाएगी इसका भी विशेष रूप से उल्लेख उसमें कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद में सामाजिक समानता की बात हमारे यहाँ की गई है। एक बड़ा कलंक हमारे बीच में था समाज में अस्पृश्यता का। उस अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए सबको सामाजिक समानता होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी को हीन भावना से देखने की कोशिश करेगा तो कानून के दृष्टि से गलत होगा, मानवता के विपरीत होगा, इसलिए उसको दंडित करने का प्रावधान होगा। इस प्रकार की संरचना संविधान निर्माण करते समय संवेदनशील भावना को संजो करके रखने के लिए देश के संविधान निर्माताओं ने की है। और भारत का संविधान कठोर होगा यह भी मैंने बताया आपको, लचीलापन तो बताया। कठोर किस स्थिति में होगा? तो कठोर उस स्थिति में होगा कि जिस समय संकटकालीन प्रावधान भारत के संविधान ने किया है। अगर भारत पर किसी दूसरे देश का आक्रमण होता है, भारत का किसी देश से युद्ध प्रारंभ होता है, तो ऐसी स्थिति में आक्रमण के समय में भारत के राजनीतिक निर्णय लेने वाले राजनीतिककर्ता भारत में युद्ध के समय में आपातकाल लगा सकते हैं और देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा उल्लेख यह है कि देश में अगर किसी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक विद्रोह, ऐसी स्थिति में उसे दबाने के लिए भी हम आपातकाल लगा कर सकते हैं। संकटकालीन अधिकार संविधान ने कार्यपालिका को प्रदान किए हैं। तीसरी बात यह है कि अगर देश में किसी प्रकार की आर्थिक इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, कोरोना आया, कोरोना ने बहुत लंबा समय लिया, आर्थिक स्थिति किसकी कितनी खराब हुई इसको परिभाषित करने में बैठूंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरे विश्व की, केवल भारत इसमें अपवाद नहीं है। बात अलग है कि सरकार ने अपने तिजोरी से पैसा खर्चा करके हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने की कोशिश की, उसे उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश की, उसे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की कोशिश करी। जो ट्रीटमेंट, जो चेकिंग बाहर 2,500 रुपये में होती है, शासन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोशिश करी। इन सारी चीज़ों के कारण अगर देश में आर्थिक संकट आता है तो ऐसे आर्थिक संकट के समय में इमरजेंसी लगाने का अधिकार भी इस संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संकटकालीन प्रावधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राज्यों में अगर संवैधानिक संकट का निर्माण हो जाए तो 356 के अंतर्गत राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का निर्णय भी भारत की सरकार ले सकती है। आपने देखा होगा जब जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता है तो केंद्र की सरकार वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है 356 के अंतर्गत और वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना उपयोग कर लेती है करके। लेकिन ये 356 का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बड़ा संवेदनशील विषय है। राजनीतिक तौर पर किसी की सरकार को पलटने के लिए भी 356 का उपयोग करके हमने राजनीतिक सत्ता को परावर्तित करने का काम किया है, जो संविधान प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग है। लेकिन संविधान ने अधिकार प्रदान किए हैं, इसलिए राज्यपाल और संबंधित राजनीतिक पक्ष के लोग इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। ये कहने में, इसको स्वीकृत करने में भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। भारत का जो शासन व्यवस्था होगी ये कल्याणकारी शासन व्यवस्था होगी, यानी भारत के नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करा करके देने का काम यह भारत के सरकार का होगा।
ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, सोशल वेलफेयर स्टेट, इस शब्द का उल्लेख विशेष रूप से भारत के संविधान में किया गया है कि इस कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की निर्मित करना, इसलिए कार्यपालिका के माध्यम से व्यवस्थापिका का उपयोग करके यहाँ चलने वाले शासन को प्रत्येक व्यक्ति को उसकी दैनंदिन की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के हिसाब से भोजन की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, उसके निवास की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी बातों की अवधारणा, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी अवधारणा, उसके आर्थिक विकास की अव्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी अवधारणा समाज कल्याण नीति के अंतर्गत भारत की सरकार में, भारत के संविधान ने कल्याणकारी राज्य स्थापना के अंतर्गत की है। यह भी भारत के संविधान का बहुत ज़्यादा संवेदनशील भाग है। एक और बात है, जिस बात को आज के समय करो तो विवाद सा उत्पन्न होता है। विवाद उत्पन्न क्यों होता है मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन होता है। भारत का जब संविधान बना तो भारत में एक राष्ट्रभाषा होगी ऐसा निर्णय लिया गया। भारत का संविधान बनने के बाद एक राष्ट्रभाषा होगी ऐसा निर्णय लिया गया, और वो राष्ट्रभाषा हिंदी होगी इसका भी निर्णय लिया गया, लेकिन तुरंत ही उसको स्वीकृत नहीं किया गया। साथ साथ कहा गया कि हिंदी के साथ साथ हम 15 साल के लिए अंग्रेजी को भी स्वीकृत कर लेते हैं। शायद उसी दिन निर्णय हो जाता कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो तो राष्ट्रभाषा हो जाती। अब वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी यह राजभाषा है। 14 सितंबर ये राजभाषा दिवस है, राष्ट्रभाषा दिवस नहीं। अनंत गोपाल शेवड़े, जिन्होंने नागपुर टाइम्स अखबार की शुरुआत करी, जो स्वयं मराठी भाषी थे, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन को नागपुर में लेने वाला मराठा व्यक्ति था, और वो अंग्रेजी अखबार को निकालने वाला व्यक्ति था। अंग्रेजी अखबार को निकालने वाला मराठी भाषी व्यक्ति राष्ट्रभाषा हिंदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन इस नागपुर शहर में लेता है। लेकिन भारत का संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहो, ये कहने के बाद तुरंत ही ये कह दिया जाता है कि नहीं, इसके साथ तो 15 साल तक अंग्रेजी भी काम करेगी। जब लोग हिंदी के आदी हो जाएंगे तो हम अंग्रेजी को हटा देंगे। 15 साल के बाद क्या हुआ मालूम है? अंग्रेजी अनिश्चित काल तक हिंदी का साथ काम करती रहेगी, ऐसा निर्णय हमने ले लिया। यानी अपनी राष्ट्रभाषा को समृद्ध करने के लिए संविधान ने हमें कहा था, लेकिन हमने कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रभाषा के समृद्धि की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, इस संविधान की बड़ी सुंदर संवेदनशील बात है कि भारत अनेक प्रांतों में बसा हुआ है। अनेक प्रांतों की अलग अलग राज्य भाषाएं हैं, जिसमें हमारी मराठी भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, उड़िया भी है, बंगाली भी है, असमी भी है। ये सारी भाषाएं हैं। तो इन सारी भाषाओं में ऐसी 22 भाषाएं हैं देश की, जिनको संविधान की सूची में दाखिल किया गया है कि इन्हें भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा करके। आप कल्पना कीजिए कि भारत की अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, यह जो स्लोगन है, इसको अंगीकृत करने के लिए और सारी भाषाओं को समृद्ध होने का मौका मिलना चाहिए। कारण इस राष्ट्र का उत्थान जो हुआ है साहित्य का, वो प्रत्येक भाषा में हुआ है। इसलिए इस राष्ट्र की संस्कृति नहीं मरना चाहिए, साहित्य नहीं मरना चाहिए, लोक भाषा नहीं मरना चाहिए, माय बोली नहीं मरना चाहिए। इसलिए 22 भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद में स्वीकृति प्रदान की है राष्ट्रभाषाओं के रूप में। यह भी बात भारत के संविधान के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलती है और किसी दूसरे बात में नहीं मिलती। एक बात का और मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार रहेगी, राज्यों में राज्य सरकार रहेगी, लेकिन उसका संचालन तो ग्रामों से होगा। तो ग्रामों में ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, नगर पंचायत होगी, नगर पालिका होगी, महानगर पालिका होगी। इन सारी चीज़ों की संरचना की भूमिका भी संविधान के माध्यम से हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संचालन के लिए हमने प्रदान की है। शुरुआत में इनके अधिकार बहुत कम थे, लेकिन 74 अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत के संविधान के 74वें संशोधन में, जिस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंचायत राज विधेयक लाया गया, जिस पंचायत राज विधेयक के अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत बड़े प्रमाण में अधिकार देने का काम किया गया। और सचमुच में ग्राम का संचालन ग्राम पंचायत करती है, छोटे शहरों का संचालन नगर पालिका करती है, बड़े शहर का संचालन महानगर पालिका करती है। इस दृष्टि से इनको भी सशक्त करने का काम भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत भारत के 74वें संशोधन के माध्यम से किया गया। और आज हम जो देख रहे हैं कि जिला परिषद सक्षम रूप से काम कर रही है, महानगर पालिका सक्षम रूप से काम कर रही है, सबकी अपनी अपनी नियमावली है, हर राज्य में अलग नियमावली के अंतर्गत नियम हैं।
चुनाव के दृष्टिकोण भी अलग अलग हैं। कहीं पर डायरेक्ट महापौर का चुनाव होता है तो कहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से महापौर का चुनाव होता है। इसी महाराष्ट्र में नगर पालिका में हम गए तो नगर पालिका में डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन महानगर पालिका में आ गए तो महापौर का चुनाव जनप्रतिनिधि करेंगे। इस प्रकार की बात है। इसलिए ये संविधान ने राज्य शासन को अधिकार दिया है कि आप अपने यहाँ की पंचायत राज व्यवस्था या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का संचालन करते समय कैसे कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, 1 नगर सेवक का वार्ड, 2 नगर सेवक का वार्ड और 4 नगर सेवक का वार्ड। अभी नागरिकों को ही मालूम है इसमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, कारण परेशान तो वही होता है। नगर सेवक 1 हो तो भी परेशानी नागरिक की है, 2 हो तो मैं ये नहीं कहता दुगनी परेशानी है, कारण मैं नगर सेवक बिरादरी का आदमी। 4 नगर सेवक हो गए तो नगर सेवक भी परेशान रहता है और नागरिक भी परेशान रहता है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है करके। और इन सारी स्थितियों को निर्माण करने के अधिकार भी कार्यपालिका को भारत के संविधान में दे करके रखा है, जिसके अंतर्गत हम हमारी निर्वाचन प्रणाली को किस पद्धति से संचालित करेंगे, हम कानून बना करके उस नियमों के अंतर्गत संचालन कर सकते हैं। आगे मैं क्या कहूँ, भारत के संविधान की सबसे बड़ी आत्मा है कि वो विश्व शांति को प्रबोधित करने वाला संविधान है करके। भारत अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुखी करो इस भाव को लेकर के कभी चलने वाला नहीं है। यह जो शब्द है ना ग्लोबल विलेज, ये अभी इलेक्ट्रॉनिक युग में ग्लोबल विलेज आया। हम तो पुरातन काल से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम गांव की भी नहीं, हम घर की बात करते हैं। तो भारत की मूल अवधारणा ये वसुधैव कुटुंबकम की है कि हम किसी पर भी शासन नहीं करना चाहते, हम किसी का शासन बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते। मैंने आपको बताया ना कि मुझे जीवन में सबसे अच्छा अटल जी का वो भाषण लगा कि विश्व की वो जनता जिसकी आवाज नहीं निकलती, आवाज निकली तो सुनी नहीं जाती, सुनी गई तो नजरअंदाज कर दी जाती है। विश्व की पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित जनता की उस आवाज को एकत्रित करके विश्व मंच की आवाज बनाना, ये भारत की विदेश नीति है। इसलिए भारत सार्वभौमिक तौर पर अपने स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता, चाहे वो मैकमोहन लेन के कारण चीन के साथ हमारा सीमा विवाद हो, चाहे वर्तमान में उत्पन्न हुआ हमारा नेपाल के साथ सीमा विवाद हो। हम शांति के तरीके से सबका समाधान करना चाहते हैं। हम किसी के भूमि पर अतिक्रमण करके उसकी भूमि को अपने में समाविष्ट करना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके हिंदुस्तान ने पूरा आधिपत्य कर लिया था। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमने गुलाम बना लिए थे। हम चाहते तो बांग्लादेश पर कब्जा करके उसको भारत का अंग बना सकते थे, कारण वो तो पराजित होकर के हमारे पास आया था। लेकिन हमने, हमारे संविधान ने जो यह बात कही कि हम किसी दूसरे देश पर शासन नहीं करना चाहेंगे, हम विश्व शांति के समर्थक रहेंगे, हम अतिक्रमणकारी या आक्रांता नहीं रहेंगे, इस बात को संवेदनशीलता के साथ में अंगीकृत करके विश्व के नक्शे पर एक नया राष्ट्र बना। लेकिन भारत ने अपने संविधान के विपरीत जाकर के काम नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को आपसे चर्चा की जा सकती है। मैंने केवल भारत के संविधान की विशेषताएं बताई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों पर अगर हम चर्चा करने के लिए बैठें तो एक एक अनुच्छेद पर एक एक दिन चर्चा की जा सकती है, इतनी बड़ी डिबेट इस विषय पर हो सकती है। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि भारत के संविधान ने जितने अधिकार इस देश के राष्ट्रपति को दिए हैं ना, उतने अधिकार फुटपाथ पर दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाले को भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार है और इसको कम है, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति एक वोट देगा तो इसको 1 वोट का अधिकार है, राष्ट्रपति वोट देगा इसको 1 वोट का अधिकार है। इसके लिए जो इनकम टैक्स के नियम है वही उनके लिए भी इनकम टैक्स के नियम है। इस देश का कानून सबके लिए समान होगा। इस देश में चलने वाली व्यवस्था सबके लिए समान व्यवस्था होगी। केवल सामाजिक तौर पर जिनके साथ प्रताड़ना हुई है उन्हें न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को संवेदना के साथ में अंगीकृत करने का काम भारत के संविधान ने प्रदान किया है। उन्हें राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण देने का काम किया है। यह भी संवेदना का एक पार्ट है। इस दृष्टि से हम भारत के संवेदनशील संविधान की संकल्पना करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समस्त साथियों ने मिलकर के ये सारी चीज़ की।
इसलिए मैं पुनश्च संपूर्ण संविधान सभा का, संपूर्ण संविधान समिति का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान से कबूल करवाई। अब तो विराट कोहली भी मातृत्व लीव पर आ सकता है। ये भारत के संविधान ने हिंदुस्तान में भी अधिकार दे दिया कि पति को भी पत्नी की सेवा करने के लिए छुट्टी मिलेगी। ये भारत के संविधान की संवेदनशीलता है। और ये सारी चीज, नौकरी के घंटे कितने हो गए, ये संविधान ने तय किया। 14 साल से ऊपर का बच्चा नौकरी, 18 साल से ऊपर का बच्चा ही नौकरी कर सकता है। 14 साल से नीचे का बच्चा काम करते हुए मिला तो उसको बाल मजदूर कानून के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। किसी मजदूर को बंधुआ बना करके हम काम नहीं कर सकते। मिनिमम वेजेस होगा। ये सारी चीज किसने तय किया? ये सब भारत के संविधान ने किया। इसलिए हमारी आर्थिक बातों को, हमारी सामाजिक बातों को, हमारी भावनात्मक बातों को, हमारी धार्मिक बातों को, इन सारी चीजों को अभिव्यक्ति प्रदान करके हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हुए सार्वभौमत्व की दिशा में ले जाने वाला काम अगर किसी ने किया तो कुल मिलाकर के भारत के संविधान ने किया है। वह संपूर्ण संविधान सभा के समस्त सदस्यों को पुनश्च शत शत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।